7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज है भारत की आत्मा। नीरज अत्री, एस्टर धनराज, डेविड फ्रॉले, CK राजू, मीनाक्षी जैन और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम मिश्रा जी और उनसे हम बातचीत करेंगे। उसके पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घूमता आईना को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ध्यान रखें दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 7, 8, 9 नवंबर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और क्राउड फंडिंग दोनों चालू हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। तो अनुपम जी, इस हफ्ते यानी पिछले गुरुवार से इस गुरुवार तक कुछ बड़ी घटनाएं हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसके अतिरिक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे हुई। तो सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट है उससे शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम गवई साहब के उद्गार पे भी आएंगे और थोड़ा जो वक्फ का जो जजमेंट है उसकी बात भी करेंगे और फिर थोड़ी बहुत जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आज बॉम्ब फोड़ा है राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो किस तरह का बॉम्ब है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उन्होंने खुद ने कह दिया कि हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। अच्छा, एटम बॉम्ब वो पहले छोड़ चुके हैं। तो ये कौन सा बॉम्ब था आज का जो था? देखिए, चुनाव आयोग एक सुविधा देता है, ऑनलाइन सुविधा देता है कि यदि आपको किसी के नाम के इंक्लूजन में लगता है गलत है या कुछ गलती है तो आप चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी अपने उत्साह में दो बातें भूल गए। एक तो उनको समझ में आया कि वो सीधे जाके कहने लगे कि लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 34 सेकंड में 2 नाम डिलीट करते हैं और सो जाते हैं। कोई नागराज जी हैं, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 34 सेकंड में 2 नाम डिलीट करते हैं और सो जाते हैं। तो भाई चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह वोटर लिस्ट के नाम डिलीट कर सके। फिर वो कहते हैं साहब इतने नाम डिलीट हो रहे हैं ये वो, और वो भूल जाते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो बात कर रहे हैं कर्नाटक में, वो कांग्रेस ने ही जीती। आप मतलब ये सोशल मीडिया, देखिए राहुल गांधी इज थ्राइविंग ऑन सोशल मीडिया, इसके अलावा तो उनका बेस है नहीं। और आज सोशल मीडिया पे भी जो कमाल की बात हुई कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के अंदर सारे कांग्रेसी ट्रोल्स और सारे कांग्रेसी चैनल्स ने ट्वीट करना बंद कर दिया। जैसे ये बात सामने आई कि साहब वो तो सीट ही राहुल गांधी ने जीती, वो तो सीट ही कांग्रेस कैंडिडेट ने जीती है, उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के एक मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि साहब जो गलती है हमारी ही है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनको तो हटा दिया गया ना, तुरंत हटाया गया, बर्खास्त किया गया उनको बाकायदा। और जबकि वो दलित हैं, ट्राइबल हैं, क्या क्या हैं। अच्छा, उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग, अकेला आदमी 6-6 हजार लोगों के नाम डिलीट कर दे रहा है। अगर राहुल गांधी की बात मानी, और जो नाम डिलीट हो रहे हैं वो दलित हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं और ट्राइबल हैं, तो यानी कि आज की तारीख में वो जो 50-60 करोड़ वोट पड़ रहे हैं वो सबके सब सवर्ण हैं। तो ये तो एक कास्ट सेंसस एक अलग तरह का कर दिया राहुल गांधी ने। दूसरी बात, राहुल गांधी का कहना है कि साहब लोग अपने हाथ से वोट डिलीट कर रहे हैं और एक एक आदमी 6000 वोट डिलीट कर रहा है। अब देखिए ये सब बातें ऐसी हैं ना जो कहने के साथ ही राहुल गांधी को समझ में आ गया होगा मंच से उतरते ही कि वो क्या उटपटांग बातें कह कर आए हैं। एक बात और उन्होंने आज साहब कमाल की कही, उनसे लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको इतनी गड़बड़ी नजर आ रही है आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने कहा लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, मैं नेता विपक्ष हूं, मेरा काम सिर्फ आरोप लगाना है।
अब वो मैं मीडिया में लगाऊंगा। एक्चुअली राहुल गांधी जो बात नहीं कह पाए कि उनके बयानों पर एक उनका अति उत्साही कार्यकर्ता कोर्ट चला गया था, मद्रास हाई कोर्ट, तो वहां पे उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो गया था कि क्या बकवास लेकर आए हो। तो मैं आपको कहीं स्क्रीनशॉट भेज दूं, आप अपने व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहें। तो माय पॉइंट इज कि राहुल गांधी ने एक समझ लिया है कि साहब मैं सोशल मीडिया पे खड़े होकर आरोप लगाता रहूंगा, कभी ना कभी कोई ना कोई आरोप तो चस्पा होगा, और कब तक, मतलब उनका है कि साहब मेरे कहते 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 कहीं तो जाके बात गंभीर हो जाएगी, कहीं तो लोगों को बात अपील कर जाएगी। अब वो जो भी उनका थॉट प्रोसेस हो, या फिर उनको एकदम मिसलीड किया जाता है, उनको एटम बम और हाइड्रोजन बम कह के हाथ में उनके एक फुस्सा पटाखा थमा दिया जाता है हर बार, पता नहीं उनकी टीम उनके साथ क्या कर रही है। मतलब आई एम रियली अमेज्ड। देखिए मैंने आपको भेजा है स्क्रीनशॉट, जहां पे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करके इनका एक अति उत्साही कार्यकर्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इनके ऊपर और कहा ये बकवास लेके कोर्ट बताया करो। तो ये इसलिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाते, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट नहीं। आपने ही तो सुना होगा ना, राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि मैं यहाँ कोई लोकतंत्र की रक्षा के लिए थोड़ी आया। मैं बताया तो, उन्होंने कह दिया कि लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं, मैं नेता विपक्ष हूं, मेरा नाम काम सिर्फ आरोप लगाना है, वो भी मीडिया में। मैं हलफनामा भी नहीं दूंगा, कह रहे। मैं हलफनामा भी नहीं दूंगा, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो 100% सच है, लेकिन बट आई विल नॉट स्वे टू इट। मैं हलफनामा नहीं दूंगा इसमें। हलफनामा इसलिए नहीं दूंगा कि मैं पहले ही संविधान की कसम खा के आया हूं पार्लियामेंट में। वो अलग बात है कि राहुल गांधी घूम घूम के तमाम अदालतों में साल भर हलफनामे लगाते हैं। बिना हलफनामे की उनकी जमानत कैसे होगी? तो बड़ी समस्या हो गई फिर तो। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कहेंगे, यदि आपने उसका संज्ञान नहीं लिया तो इसका मतलब है कि ये जो लाल किताब दिखाते हो कि इस लाल किताब का अपमान हो गया। जिसके पन्ने कोरे हैं, कई बार नजर आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी से कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। उन्होंने जो आप प्रश्न सिस्टम बना पूछते हैं रखा वो है, तुरंत कह देते हैं आप भाजपा के आदमी हैं। उसमें केवल उन्हीं को प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अरे भाई, प्रश्न पूछने पे तो उन्होंने राजदीप सरदेसाई तक को डपट दिया था। आपको मतलब जबकि वो उन्हीं की बात कह रहे थे। और इसके अलावा अभी किसी एक पत्रकार ने उनसे पूछा, साहब आप मलेशिया से कब लौटे? तो उन्होंने कहा तुम भाजपा के आदमी। तो ये अखिलेश यादव ने शुरू किया था कि एक भी प्रश्न जब उनको समझ में नहीं आता तो कह देते तुम भाजपा ही हो। अब राहुल गांधी ने इसको पिकअप कर लिया। तो इसका मतलब ये फुलझड़ी थी। अब क्या बताएं, फुलझड़ी थी, चक्री थी, क्या था, मतलब अब ये एक लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे अपने आप को कंप्लीटली एक नॉन सीरियस आदमी साबित करते जा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग को भी अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें दो चीजें, चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को 30 आदमी सहित समय दिया कि आप एंड 30 अदर्स कैन कम एंड सी अस इन अवर ऑफिसेज ऑन सच एंड सच डेट। दोपहर 12 या 2 बजे का समय तय हुआ, ये गए नहीं। दूसरी बात, अभी आप कहते हैं कि चुनाव आयोग, वहां पे लोग फर्जीगिरी कर रहे थे। चुनाव आयोग ने खुद FIR लिखाई कर्नाटक में। चुनाव आयोग ने नंबर्स दिए जिन नंबर से फर्जीफिकेशन करने का प्रयास हो रहा था। चुनाव आयोग ने IP एड्रेस तक दिए जिन जिन कंप्यूटर से और जिन नेटवर्क के साधनों से ऐसा करने का प्रयास हो रहा था, उसके नंबर और IP एड्रेस तक दिए चुनाव आयोग ने, पर कर्नाटक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आप कह रहे हैं कि साहब के आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। ये आयोग और अयोग्य की बीच की लड़ाई है। अब आप देखिए कहां तक जाती है। नहीं तो आरोप तो उन्होंने ये लगाया कि साहब की 18 चिट्ठियां लिखी जा चुकी है आयोग को, और आयोग उसका उत्तर नहीं दे रहा। आयोग FIR तो आयोग नहीं कराई भाई।
FIR भी कराई, फोन नंबर भी दिए, IP एड्रेस भी दिए। अब आयोग क्या करे? अरे ज्ञानेश कुमार निकल के लोगों को घर से पकड़ पकड़ के लाए। FIR उन्होंने कराई, पुलिस तुम्हारी, थाने तुम्हारे, जिन थानों में तुम संजय दीक्षित साहब की FIR करते हो, उस थाने से अगर तुमने कुछ कार्रवाई की होती तो भाई आपको तो सब कुछ दे दिया गया ना। नाउ इट इज अप टू यू। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया आशुतोष 83B, यानी आशुतोष हमारे सत्य हिंदी वाले, कि राहुल गांधी का आरोप चुनाव आयोग पर है तो फिर बीजेपी आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? तो किसी ने जवाब दिया, बीजेपी आयोग, भाजपा ही तो आयोग को डिफेंड नहीं कर रही है, वरना अब तक भाजपा इनके खिलाफ एक मुकदमा कर चुकी होती, मानहानि का मुकदमा कर चुकी थी। दिक्कत यह है कि भाजपा आयोग के बिहाफ पे मुकदमा कर नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, आप आयोग पर आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, आप तो कहते हैं कि आयोग रक्षा कर रहा है, चोरी भाजपा कर रही है। वोट चोर नारा आपने मोदी के खिलाफ दिया है। मोदी के खिलाफ आपने कितने नारे दिए? चौकीदार चोर है, वोट चोर है, पता है कितने। आई जस्ट मतलब आई कैन नॉट कीप ए ट्रैप, कितने ज्यादा आप नारे दे चुके हैं और हर बार आपका नारा फेल कर जाता है। आज तक आप देखें, राहुल गांधी वो वाहिद नेता हैं जिन्होंने जितने आरोप लगाए हैं और वो जितने आरोप अदालतों तक पहुंचे हैं, या राहुल गांधी ने माफी मांगी है या राहुल गांधी ने डांट खाई। आप मुझे बताएं, आज तक उनका एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन ये चीज उन्होंने केजरीवाल से सीख ली। राहुल गांधी इज ए गुड लर्नर दैट वे। आरोप लगाना केजरीवाल से सीख लिया, पत्रकारों को भाजपाई कहना के उनसे अखिलेश यादव से सीख लिया। लेकिन इसका जवाब किसी ने बड़ा अच्छा दिया कि बीजेपी का आरोप राहुल गांधी पर है तो तुम राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो आशुतोष जी? नहीं, वो तो आशुतोष, वो तो कोई ऐसा जवाब नहीं। आशुतोष वगैरह आप खुल के एकदम जैसे IT सेल की तरह पेश आ रहे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देखिए, ये सब बात जाने दें। एक ये कोई ठीक है, कौन क्या कहता है, सब बढ़िया है, लेकिन एक जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर है इस देश में, वो अदालत। अगर आपको सच में लग रहा है कि संविधान के साथ इतनी बड़ी जालसाजी हो रही है और आप अदालत नहीं जा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं संविधान की रक्षा करना मेरा काम नहीं है, मतलब जो आदमी अभी तक पिछले 2 साल से घूम घूम के कह रहा था कि 2 साल से जो आदमी घूम घूम के कह रहा था मैं संविधान बचाने निकला हूं, वो कह रहा है संविधान की रक्षा करना मेरा काम नहीं। नहीं, देखिए, फिर जो बात अपनी कह रहा था फिर दोहरा रहा हूं संजय सर, आप कुछ कह सकते हैं, मैं कुछ कह सकता हूं, हम दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो संवैधानिक रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका अल्टीमेट आर्बिट्रेशन तो फिर अदालत ही करेगी ना। आप अदालत क्यों नहीं जाते? आप अदालत नहीं जाते, आप चुनाव आयोग नहीं जाते, आप चुनाव आयोग को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, आप चुनाव आयोग जब आपको समय देता है आप टर्न अप नहीं होते हैं। आपको जो कुछ कहना है अपने सजाए हुए एक मंच पे पावर पॉइंट से कहना है और फिर गायब हो जाना है। पिछली बार कह के आप मलेशिया चले गए, इस बार देखे कहां जाते हैं। कतर जाएंगे शायद। कतर एयरलाइंस अच्छी एयरलाइंस है, सुना कतर एयरलाइंस। आज ये भी आया है कि कतर ने इनका हटसन इंस्टीट्यूट में जो इनका एक प्रोग्राम हुआ था वॉशिंगटन में, वो कतर ने अरेंज कराया था। पर कतर अभी नहीं जाएंगे, वहां बम बम गिराए हैं इजराइल ने, तो अभी उधर साल 6 महीने उधर नहीं जाएंगे। अच्छा। वो खतरे वाली जगह है, अभी उधर जाना ठीक नहीं होगा। तो ये तो हो गया साहब हमारे राहुल गांधी जी का। लेकिन वो पटाखा जो है वो उसको आधा घंटा भी नहीं लगा सोने में, बल्कि जब मैं सवेरे सुन रहा था तो मैं तो थोड़ी देर तो मेरी समझ में नहीं आया कि कह क्या रहे हैं, क्योंकि भाई मैं तो एज रिटर्निंग ऑफिसर, एज ERO, एज ऑब्जर्वर, इतना सब मैंने देखा है। पता है कि भैया ये तो होता ही नहीं है। आपको जब तक आप फॉर्म भर के नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे इन्होंने 89 लाख की लिस्ट दे दी, और लिस्ट से कुछ नहीं होता। यू हैव टू फिल अ फॉर्म
फॉर्म पे आपको एफिडेविट के साथ, अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो उस पे एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट पार्टी हैं तो फिर आपको अपना पूरा क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। और फिर जाके इस तरह उसके भी ऊपर देखिए कार्रवाई ना, होगी, उसके मतलब बाद भी उसके चेक होगा, तब कार्रवाई होगी। अगर पूरे देश में केवल 1,000 लोग 90 लाख की सूची दे दें चुनाव आयोग को, तो फिर चुनाव आयोग कोई काम ही नहीं कर सकता, इसलिए एफिडेविट मांगता है वो। एग्जैक्टली। लेकिन एक अच्छी बात है, बिफोर वी वाइंड अप दिस सेक्शन, एक बात अच्छी है कि जो ये सारा तमाशा था, इस समय कोई चुनाव नहीं हो रहा है, जो सारा तमाशा था ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर यह दबाव डालने का था कि बिहार में एसआईआर मत करो, बिहार में चलो अगर कर भी लिया तो बाकी देश में मत करना। चुनाव आयोग डंके की चोट पे पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है, उसने कल बता दिया है। तो उनका ये दबाव काम नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। उनको ये लग रहा है ना, देखिए पुराने नेताओं को ले लीजिए, जो खाटी और एस्टैब्लिश नेता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो एक एक कोने का पता है ना। अपने वोटर्स के नाम तो छोड़ दीजिए, उनके वोटर्स के जो नॉन वोटर्स हैं उनकी फैमिली में क्या है, सब कुछ पता है उनको। और ये पता अगर नहीं रखे हैं तो हर 5 साल में एक ही कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव कैसे जीतेंगे? भाई कोर्ट ने भी तो इनसे पूछा है कि आपके आपके बीएलओस क्या कर रहे हैं भाई, आपके पार्टी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। आप मतलब आप इतनी बड़ी संख्या में आपके पार्टी के लोग एक एक बूथ पर तैनात रहते हैं, चुनाव आयोग जो कोई सूची तैयार करता है आपके पार्टी के, आपके नहीं सारे राजनीतिक दलों के पार्टी के उनके मेंबर्स से, उनके सदस्यों के, उनके ऑथराइज्ड मेंबर्स जो इस काम के लिए ऑथराइज किए गए हैं, उनकी मदद से वो सूची तैयार की जाती है। उस समय आप लोग क्या कर रहे होते हैं? और अगर राहुल गांधी की बात को मान लिया जाए कि चुनाव उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ वो एसआईआर का केस और मजबूत कर रहे हैं। यस, ऑल इंडिया एसआईआर होनी चाहिए। तो पूरा जो एसआईआर के खिलाफ जो मुकदमा लड़ा गया, उस मुकदमे में तथ्य क्या थे? सारे के सारे तथ्य तो गलत निकले, जबकि काफी इंडल्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने इनको जितनी लैटिट्यूड दी उतनी बनती नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जहां जहां जितना जितना जिसको जिसको लैटिट्यूड दिया, कहीं नहीं बनता था। लेकिन चलिए क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में जितना लैटिट्यूड दिया वो भी नहीं बनता था, वक्फ एसआईआर में जितना लैटिट्यूड दिया उतना वो भी नहीं बनता था, CAA में जितना दिया, घुसपैठियों के मुद्दे पे जितना दिया, बनता तो कुछ नहीं था भाई। जी। आइए जरा दूसरे मुद्दे को पकड़ते हैं, और दूसरा मुद्दा जो इस समय सबसे हॉट है वो है माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी का भगवान विष्णु के प्रति उद्गार। आज तो उन्होंने उसको डिफेंड करने का भी प्रयास किया, सुनते उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सभी धर्मों की समान इज्जत करता हूँ, समान आदर करता हूँ। ये लेकिन कहाँ पे कहा, ये मामला गवई साहब ने कहाँ कहा, किसी ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया क्या? ये बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। ये आपके ये जो लॉ ट्विटर अकाउंट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी अभी आधे घंटे पहले रिपोर्ट किया। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड हुआ, इसके पीछे क्या दिखता है? लोगों ने तो चीर फाड़ कर दी, लोगों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी की सारी जो है वो जस्टिस गवई की निकाल डाली, और निश्चित रूप से कल वो जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि अर्नब ने भी उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया, गौरव सावंत ने भी किया, और धीरे धीरे और लोग भी करने लगे हैं। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया ही सेट करता है। सोशल मीडिया ने एक दिन पहले किया, दूसरे दिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आने के बाद शायद लगा होगा जस्टिस गवई को कि साहब इसकी कॉग्निजेंस लेने पड़ेगी। आप देखें, जो बात आप बता रहे हैं इसमें मेरे सामने आ रहा है कि लाइव लॉ कह रहा है कि इवन द सॉलिसिटर जनरल
उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया का जो रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेट है। और कपिल सिब्बल ने हिंदुओं को अनरूली हॉर्सेस कहा हु नीड टू बी टेम्ड। CGI ने कहा कि someone told me the other day that the comments I made, it has been portrayed in social media. I respect all religions. And the Solicitor General said कि I know the CGI for last 10 years. इन्होंने तुरंत सर्टिफिकेट भी दे दिया। और Solicitor General ने कहा this is serious. We used to know the Newton's law. Every action has equal reaction. Now every action has disproportionate social media reaction. और कपिल सिब्बल ने कहा वी सफर एवरी डे, इट इज एन अनरूली हॉर्स, नो वे टू टेम इट। अनरूली हॉर्स मतलब सोशल मीडिया को कहा कि सोशल मीडिया को कहा, लेकिन कहा तो हिंदुओं को ही ना। लेकिन बड़ी बात ये नहीं कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा, बड़ी बात नहीं, वो तो दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। और फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा क्या था, जी हाँ, who need taming। और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा था CGI has visited all religious places। और CGI ने कहा इन नेपाल आल्सो, इस तरह करके उन्होंने इस तरह बोला। बट द पॉइंट, अब ये क्या बोला जाए साहब इसको, मतलब मुझको तो ये जो सॉलिसिटर जनरल साहब जो कह रहे हैं, हमको तो इनकी बात भी समझ में नहीं आई ना। क्या मुझे, जैसे आज विश्व हिंदू परिषद ने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन करते हुए एक पोस्ट किया है, पर वो पोस्ट मुझे भाजपा से आते और RSS से आते तो नहीं नजर आया। और आज जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही उठा लिया, तो उसको सॉलिसिटर जनरल जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आए हुए रिस्पॉन्स को डिस्प्रपोर्शनेट बता दिया। देखिए साहब, आप तो हाई कोर्ट में काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके, वकीलों को तो आप जानते हैं। उन वकीलों में एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल्स भी होते हैं। साहब, बेंच की चमचागिरी तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, बेंच की चमचागिरी करके आप एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं बनते हैं। आप इन पदों पे इसलिए क्योंकि सरकार ने आपको बैठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बैठाया आपको, हाई कोर्ट ने नहीं बैठाया वहां पे आपको सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना है। वो अलग बात है कि सॉलिसिटर जनरल साहब जो कह रहे हैं वो सरकार का ही पक्ष हो। इवन द गवर्नमेंट में भी फीलिंग की जो रिस्पॉन्स है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, उसका क्या किया जाए? थोड़ा और रिस्पॉन्स दिया जाए। आपको पता है कि रिस्पॉन्स जब आता है तो गवर्नमेंट झुकती है। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। जजेस को रिस्पॉन्स के प्रति रिस्पॉन्सिव होने की कोई बाध्यता नहीं है। नहीं, ये बात तो मैं कहता हूँ। और देखिए, हम लोग का रिस्पॉन्स है वो सोशल मीडिया पे। हकीकत जैसे अक्सर इस तरह की बातें हो रही लगातार कि जो बात CGI साहब ने हिंदुओं के लिए कही वो इस्लाम के लिए नहीं कह सकते। इसका कारण है स्ट्रीट पावर से सब डरते हैं। DM, CM, PM या जुडिशरी, स्ट्रीट पावर से सब घबराते हैं। 2 लाख आदमी निकल के सड़क पे सीना पीटने लगते हैं तो कोई आदमी वो सीन नहीं देखना चाहता, ना DM, ना CM, ना PM और ना जुडिशरी। एक भी पूरे देश में एक भी कोई प्रदर्शन आपको हिंदुओं का होता नजर आया क्या? नॉट इवन वन। थोड़ा अपने गिराबान में भी झांक ले हम लोग। नहीं, व्हाट वाज द ओकेजन टू मेक सच अ कमेंट? कौन सा कमेंट, आज वाला या जो परसों हुआ है? परसों। There was no occasion as such। देखिए, it has been running in the family। उनके पिताजी एक खांटी बुद्धिस्ट रहे हैं और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जैसी आपत्तिजनक किताब को लेकर, उसके प्रकाशन को लेकर धरना दे चुके हैं। जब बाल ठाकरे के चलते वो किताब महाराष्ट्र में बैन हो गई थी तो उसका बैन हटाने के लिए इनके पिताजी धरना दे चुके हैं। इनके पिताजी मेंबर, सांसद, विधायक, गवर्नर सब रहे हैं और चीफ जस्टिस हमारे कहते हैं कि वो तो झोपड़पट्टी से उठ के आए हैं, तो उसका क्या किया जाए? लेकिन आप ये देखें कि अच्छा, इसके पहले भी CGI साहब इस तरह कुछ एक आध कमेंट कर चुके हैं और इससे मिलता जुलता, और वो
उनको उनका कहना है कि साहब मैं आज जो कुछ हूँ वो एक हमारे यहाँ एक नया नैरेटिव चल गया। इस देश में जो कुछ हो रहा है संविधान की बदौलत हो रहा है और संविधान अम्बेडकर की बदौलत है। तो इस दुनिया में इस देश में और दूसरी चीज मैटर ही नहीं कर रही है। अम्बेडकर और उनके संविधान के अलावा कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। जो कुछ ये देश चला रहा है, एक्चुअली ये देश चल ही 80 साल से रहा है। 10,000 साल से तो देश चल ही नहीं रहा था ना। तो ये पिछले 80 साल से देश चल रहा है, वो एक संविधान से चल रहा है और वो संविधान अम्बेडकर ने हमको दिया है, जिसमें सिर्फ अम्बेडकर ने बनाया। तो इस तरह एक अजीब सा एक नैरेटिव है। और मैंने कल एक शो किया था अपने चैनल पे नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन पे, जिसमें उनके मैंने 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और 5 वीक पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने कहा था कि मोदी कहते थे कि हम अपीजमेंट किसी का नहीं करते, लेकिन उन्होंने कम्युनल और कास्ट दोनों लाइंस पे अपीजमेंट किया है। तो ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि आप बाबा साहब इतना ज्यादा हो गया, संविधान इतना ज्यादा हो गया। आप जिस संविधान की बात करते हैं और जिस संविधान का नाम लेकर आप हिंदू धर्म को रिडिक्यूल कर रहे हैं, जिस संविधान के नाम पे आप भगवान विष्णु को चुनौती दे रहे हैं, उसी संविधान में उन्हीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता की फोटो फंडामेंटल राइट्स के पन्ने पे लगी है साहब। देखिए ये जो इसके मूल में ये जो इतने दिनों से एक अनकंटेस्टेड नैरेटिव चल रहा है कि साहब की संविधान हमको अम्बेडकर ने दिया, ये सारा नैरेटिव कांशीराम ने शुरू किया था, आपको भी पता है। उसके पहले ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अम्बेडकर वॉज हार्डली नोन टू मोस्ट पीपल। ही वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव ने। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके ऊपर बहस हुई थी सारी, वो सर BN राव ने बनाया था और वो प्रेजेंट किया जा चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी को ज्वाइन करने के पहले। इनकी तो आई थिंक 31 जुलाई या उसके बाद इनका इंडक्शन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसके 2-3 महीने बाद ये ड्राफ्टिंग कमेटी में लिए गए और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है उनको ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया, कोई पब्लिक ने नहीं बनाया। देखिए, मैं कल 2 दिन तो पहले किताब ये पढ़ रहा था, सुनिए, ये किताब मैं पढ़ रहा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब है HR खन्ना साहब। वो HR खन्ना साहब जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का लाइन टो करने से मना कर दिया गया था और जिनको सुपरसीड कर दिया गया था चीफ जस्टिस बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने, और जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, और जिनके भतीजे संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इस पुस्तक में उन्होंने अंबेडकर की वो स्पीच दी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक आम व्यक्ति जितने ही सारे राग द्वेष मौजूद हैं, कोई भी हो, वो एक आम इंसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी सारी वही कमियां हैं जो एक आम इंसान में पाई जाती हैं। वो अलग बात है कि इनके भतीजे ने कहा कि जब हम इस पद पे बैठते हैं तो हम हर तरह के राग द्वेष और धर्म और विचारधारा से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा संजीव खन्ना ने कहा जब वो CGI थे। तो लेकिन इसमें अंबेडकर की स्पीच उन्होंने उद्धत की है HR खन्ना साहब ने, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अनफेटेड पावर्स नहीं दी जा सकती। वी कैन नॉट ट्रस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि वो भी हमारे आपके सबके जैसे एक आम इंसान है। उसके अंदर भी वो तमाम कमियां मौजूद है जो एक आम इंसान के अंदर। लेकिन ये जो माई लॉर्ड कह के आपने उनको भगवान का दर्जा दिया, वो एक गड़बड़ वाली बात। न्याय की मूर्ति, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज में है वो न्यायाधीश है और जो हाई कोर्ट में वो न्याय की मूर्ति। इसमें वही एक जो बात है ना, देखिए डॉक्टर अंबेडकर की बात कही जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन कौन सा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनको आप महान आत्मा बताते हैं। क्या वो राजनेता नहीं थे? क्या उन्होंने पावर के लिए अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? हम लोग तो बहुत सारा कहते हैं उनको क्योंकि ये लगातार देखा गया कि भाई अंग्रेजों ने उनको हर समय फेवर किया। जब MC राजा जो थे तमिलनाडु वाले, वो आपके दलितों के मास लीडर थे और उस समय इलेक्टेड लीडर थे तमिलनाडु में।
उनके होते हुए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पुश किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, लेजिटिमेसी दी। और बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं है, कहते हैं कि साहब कि वो पूना पैक्ट जो है ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो पूना पैक्ट क्यों हुआ था? पूना पैक्ट इसलिए हुआ था कि हिंदू महासभा के मुंजे साहब, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो मुंजे साहब और एमसी राजा में पैक्ट हो गया था कि ये जो अंग्रेज जो कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात, ये हमें स्वीकार नहीं है। एमसी राजा के सामने उस समय डॉक्टर अंबेडकर का पब्लिक में कोई कद नहीं था। फिर गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने कहा "है, चलो चलो जाओ 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 जाओ"। कोई उन्होंने अपने मन से किया था, अंग्रेजों ने कहा था कर लो। भाई लास्ट मेरा अभी भी तक उनके जो है वो उद्धृत किए जाते हैं पत्र, जिसमें कहते हैं कि साहब कि अंग्रेजों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फिर और बताता हूँ आपको, डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो रही है आजकल, बंगाल फाइल्स चल रही है। बंगाल फाइल्स में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की जो कॉल की थी, उसकी सपोर्ट की थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो बंगाल के लीडर थे, वो थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। ये नहीं पता है देखिए, आपको? बिल्कुल सुने तो मेरी बात, 91 92 में ये सारी बातें, 1991 92 में ये सारी बातें अरुण शौरी ने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में लिखी थी। आज उस किताब को 35 साल हो गया, लेकिन आज तक उसका एक भी रिबटल नहीं आया। एक भी अरुण शौरी की उस किताब को आपने, मतलब जितनी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने तो उससे कहीं ज्यादा लिखा है। उन्होंने तो इससे कहीं ज्यादा लिखा है भाई। उन्होंने तो अंग्रेजों से बाकायदा निवेदन किया कि भारत ना छोड़ें। हाँ हाँ, वो तो सब सारी उन्होंने तो चीजें बाकायदा अंग्रेजों से पब्लिक में निवेदन है। किया कि भारत ना छोड़ें। और किस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा भगवान बना रखा है, 80 साल में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में 125 बदलाव हो गए। अरे भाई मतलब कि ऐसा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? और बताते हैं आपको, डॉक्टर अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में आए थे बंगाल से, मुस्लिम लीग की सहायता से। मुस्लिम अच्छा, लीग उसके लिए भी ने इन लोग दोष देते हैं कि कांग्रेस ने हरवा दिया था उनको यहाँ पे। ना, तब तक कोई हार वार नहीं हुई थी। नहीं, वो महाराष्ट्र में, मुंबई में कहाँ हार गए थे? वो तो बात की बात है, तो बात की बात है। जब पहला इलेक्शन जब हुआ था, तब वो बंगाल से इलेक्ट होके आए थे। और जब पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन में ये था कि साहब के बंगाल में और पंजाब में जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, वो दोबारा चुन के आएंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो फिर वो गए थे इनके पास, शायद आचार्य कृपलानी के पास। उनके पास जाके उन्होंने अपनी सिफारिश लगवाई थी। फिर अंग्रेजों ने सिफारिश की, गांधी जी ने सिफारिश की, इतनी सारी सिफारिशें लगवाई, कितना कीन थे वो उसमें आने के लिए। तब फिर इनको मुंबई से किसी को रिजाइन करवा के कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा में लाया गया। मैं ये कह तो 31 रहा हूँ कि जुलाई एक को आए एक संविधान सभा में, और फिर उसके 2-3 महीने बाद इनको ड्राफ्टिंग कमेटी में लिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंटरनल इलेक्शन करके इनको उसका चेयरमैन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके जून या अप्रैल 1948 में बी.एन. राव साहब कंप्लीट करके दे चुके थे, जिसके ऊपर ही सारा का सारा डिस्कशन हुआ। सर बी.एन. राव का कोई नाम नहीं लेता। संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कोई लेना देना नहीं। एक कमेटी, 32 कमेटियों में से एक कमेटी का चेयरमैन है, वो संविधान का निर्माता हो गया। और सबके गजब सब की बात। किसी ना किसी कमेटी के चेयरमैन थे। नेहरू जी पावर हाँ, कमेटी के चेयरमैन थे। अरे मेरी बात फंडामेंटल सुनिए। राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कमेटी। हाँ, और देखे ना कि मतलब एक इस तरह का कल्ट बना दिया गया है। मैं जहां बैठा हूं इस समय, मेरे सामने आके लोग बैठते हैं और आके कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, अंबेडकर साहब तो घर पे अकेले रात रात भर बैठ के संविधान लिखे। अब इस तरह बेवकूफी की बातों का मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? आपने उनका एक ऐसा कल्ट फिगर बना दिया, एक लार्जर देन लाइफ, और उसमें सच झूठ सब मिलाकर ऐसा कर दिया। भाई अंबेडकर ने तो जितनी बातें कही, अंबेडकर वो कमर में झाड़ू मारने बांधने वाली बात कहते थे। बाद में पता चला कि उनसे पूछा गया आपने कहा, उनका मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कोई मुझसे कह रहा था, बात खत्म हो गई। तो आप देखे हैं कि मतलब अंबेडकर 25 साल से कह रहे थे मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा।
पर हिंदू धर्म उन्होंने अपने मृत्यु के मुश्किल से 40 दिन पहले छोड़ा। काशीराम जिंदगी भर कहते रहे, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मायावती ने आज तक नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर रावण ने आज तक नहीं छोड़ा। तो ये सब कहने की बातें हैं सर, सिर्फ कहने की बातें हैं। और आप देखें इस बात को कि मतलब ये एक जो आउट ऑफ द वे जाके एक कल्ट बना। आप जाके देखें हमारी तरफ गांवों में बाकायदा अंबेडकर स्कूल चल रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, घर-घर में जा रहे हैं, वहां पे मूर्तियों को उठाकर फेंक रहे हैं, दलितों से कह रहे हैं कि तुमको पूजा नहीं करनी है, तुम बौद्ध हो, वगैरह वगैरह। जबकि मैं 1000 बार ये बात कह चुका हूं कि तथागत बुद्ध के, गौतम बुद्ध से का जो बुद्धिज्म था, उससे अंबेडकर के बुद्धिज्म का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लेना देना नहीं। अंबेडकर ने तो उसकी शुरुआत ही ये कहते हुए की थी कि जो उनके 4 नोबल ट्रुथ हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, चारों बकवास हैं। उन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध की जो बोधिसत्व वाली बात है, पुनर्जन्म की बात है, सब दकियानूसी और अंधविश्वास है। उन्होंने तो गौतम विश्व को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये नाम लेंगे अंबेडकर का, और अंबेडकर से फिर बुद्ध को जोड़ते हुए सीधे सम्राट अशोक तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब विचित्र सी मतलब मैं कई बार कह चुका हूं कि भैया अशोक हो, गौतम बुद्ध हो, इनका अंबेडकर से कुछ लेना देना नहीं है। अंबेडकर जिन 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं, उसका गौतम बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। गौतम बुद्ध का जो बोधिसत्व का है, गौतम बुद्ध ने तो इतने कास्ट ओरिएंटेड लेक्चर्स दिए हैं। उन्होंने सीधे कह दिया कि बोधिसत्व जो है वो एक कहाँ पैदा हो सकता है और किस जाति में पैदा नहीं हो सकता, ये तक उन्होंने बता दिया। तो ये पढ़ लीजिए। हाँ, तो अच्छा उसके बाद अच्छा बहुत कहिए तो कहेंगे इस नहीं, आप जो बता रहे हैं वो गौतम बुद्ध के बारे में सब फर्जी, ब्राह्मणों ने लिखा है। हमने कहा चलिए भाई, मान लिया ब्राह्मणों ने लिखा है। एक दलित चिंतक से एक बार टीवी 9 पे मेरी बहस हो रही थी। हमने कहा चलिए मान लिया कि हम जो कुछ बता रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में वो ब्राह्मणों में लिखा है, लेकिन आप जो बता रहे हो गौतम बुद्ध के बारे में वो कहां से आप निकाल के लाए हो? क्योंकि उसके अलावा तो जानकारी का और कोई स्रोत ही नहीं है गौतम बुद्ध के बारे में। तो हाँ भाई, अच्छा भाई, ललित विस्तर, दशरथ जातक, अश्वघोष, ये सब उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों ने लिखा है। तो हमने कहा फिर अंबेडकर ने जो लिखा है वो ला दिखा दो भाई, वो बता दो। अगर अंबेडकर साहब उस जमाने, तो भाई देखिए एकदम नॉनसेंसिकल बातें हैं। वैसे भी हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड। तो ये कोई पहली बार नहीं है जस्टिस नरीमन बैठ के, हमारा तो कॉन्टेक्स्ट था ना कि उन्होंने कहा कि साहब कि वो अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हाँ देखिए, और एक बात और, इतनी उनके अंदर ईमानदारी है भी कि उन्होंने कम से कम 2 मौकों पे ये कहा कि मैं हाई कोर्ट जज बना ही इसलिए क्योंकि मैं दलित था, और सुप्रीम कोर्ट में तो मुझको 2 साल पहले इसलिए प्रमोट कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित नहीं था। और अगर उनको 2 साल पहले ना प्रमोट किया होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट ही ना पहुंचते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तो दूर की बात थी। तो ये तो प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो गया, जो अभी तक देश में कहीं लागू ही नहीं है। तो आप इसको समझिए कि ये सब चीजें हुई, लेकिन इस सब चीज के लिए उन्होंने किसी को श्रेय नहीं दिया। अब चूंकि अब उनके पिताजी एक हार्ड कोर एक्टिविस्ट थे, जो कि अंबेडकर की सबसे विवादित रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के लिए वो, हालांकि रिडल्स ऑफ हिंदुज्म का भी बड़ा क्लियर कट है साहब। अब तो ढेर सारे सबूत आ रहे हैं कि रिडल्स ऑफ हिंदुज्म से अंबेडकर का कुछ लेना ही देना नहीं था। वो तो उनके एक टाइपिस्ट ने लिख डाली, उनके एक टाइपिस्ट ने सीधे वो फूले की कॉपी करके लिखी हुई है और कुछ नहीं। हाँ, तो फूले की कॉपी करके उस पर अंबेडकर का नाम चिपका दिया गया। तो ये एक मतलब एक के बाद एक रैकेट है और कुछ नहीं है। बहरहाल जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, मेरा एक छोटा सा कहना है कि भाई एक अगर आप जो वो मुकदमा सामने था वो डिसमिस होने योग्यता, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन ये बात जो आपने कही वो फिर आपकी एक अंदर की एक सोच निकल कर आती है। और जिस पद पर आप बैठे हैं उस पर कहीं अच्छा हुआ क्या, पलट के सोशल मीडिया पे ऐसा बैकलैश आया कि लोग उनके पिताजी को ढूंढ लाए, उनकी बेटी को ढूंढ लाए कि देखिए उनकी बेटी ने एक गैर दलित से शादी की, उसको SC ST एक्ट में उसको और उसके पूरे खानदान को अंदर करा दिया। 6 साल छोटे, अपने से 6 साल छोटे लड़के से शादी की, स्टूडेंट से शादी की, और उसके बाद उसको जेल भिजवाया, उसके पूरे खानदान को जेल भिजवाया। फिर कहाँ कहाँ उसका अपॉइंटमेंट हुआ, कैसे कैसे हुआ। फिर कोई उनके भाई को ढूंढ लाया कि उनके भाई की संपत्ति में इनके जज रहते हुए कितने 100 गुनी वृद्धि हो गई रातों रात। तो अपना वो सब चीजें एक एक करके सामने आती गई। फिर लोगों ने ये भी बताया कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है उनको नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने अपने भांजे को भी जज बना दिया अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए। तो 2 बातें हुई थी। एक तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक जिसे कहना इनडिस्क्रीट कमेंट था वो उन पे भारी पड़ा, और दूसरे मैं अपने चैनल पे भी कल कह रहा था और यहाँ भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेगा इस बात को
कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भारी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट विल गो ऑन द डिफेंसिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कमेंट के बाद वो आपको डिफेंस पे जाती नजर आएगी और वो अब उतनी हाइपर एक्टिव नहीं रह जाएगी। दैट वे ये ठीक भी हुआ है। और एक आखिरी बात, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संविधान के कस्टोडियन है, अगर उनसे कोई बात कही जाती है और वो कहते हैं भगवान विष्णु से मांगो, तो फिर एक बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मान लिया कि इस देश को भगवान विष्णु चला रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि जो चीज संविधान नहीं दे सकता, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दे सकते, उसको वो भगवान विष्णु से मांगने के लिए कह रहे हैं। और भगवान विष्णु क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ी बातें हो रही कि साहब इतिहास में और किसने किसने ये कहा था। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद आ गए उसमें। जो भी हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इनडिस्क्रीट, आई वुड से। नॉट ओनली इनडिस्क्रीट, ये दिखाता है कि भाई ये जो पीरियड रहा लगभग 30 वर्ष तक, जब इन बातों का प्रतिकार नहीं किया गया। प्रतिकार अभी भी नहीं किया जा रहा है। प्रतिकार अभी भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। सरकार छोड़िए आप, सरकार नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो जो इस वक्त अम्बेडकराइट्स की ऐसी तैसी हो रही है, वो देख देख के मुझे लगता है कि यार साल भर पहले भी ये स्थिति नहीं थी। मतलब एक बात कहते हैं और पहले तो खाली नेहा जी थी, अब तो पता नहीं कितने लोग आ गए। नहीं देखिए ना, कोई ऐसी तैसी नहीं हो रही है। मतलब उनको जो बात कहनी वो भी कह के चले जाते हैं। मुझसे सोशल मीडिया पे कोई कह रहा था 50% सवर्णों का रिजर्वेशन। मैं क्या भैया, वो 50% सवर्णों का रिजर्वेशन नहीं है, वो ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी आ सकता है। वो अपना कह के चले गए, वो वही बात कह रहे हैं, कहते रहेंगे ये उसी। बल्कि मैंने नेहा से पूछा, हमने कहा नेहा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए 100 साल बाद भी इनकी ये अभी तक इसी तरह की मेंटालिटी बनी हुई है, उसी तरह की बातें कर रहे हैं बेवकूफी की। तो अब उसका क्या कहा जाए? एक चीज तो है, मतलब ये तो एक बात तो सिद्ध हो गई है कि साहब के यदि आपको किसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो आप उसको बैसाखियों पे नहीं बढ़ा सकते। पैर परमानेंटली कमजोर हो जाए तो फिर आप चला नहीं सकते उसको। और ये बात मुझे याद पड़ती है कि एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु में कम्युनिटी वो आंदोलन कर रही है कि साहब कि हमें आप एससी वर्ग से बाहर निकालो। तो ये भी बड़ा रेयर चीज है, क्योंकि कम्युनिटी पूरी का। दुनिया में तो उल्टा हो रहा है। ओबीसी एससी होना चाह रहा है, एससी महादलित होना चाह रहा है, महादलित ट्राइबल हो और जाना चाह रहा है। उन, 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 क्या नाम है उस कम्युनिटी का, अच्छा सा नाम है, अभी ध्यान आता तो बताता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये सारे लोग तो एससी बनना चाहते हैं, आज ब्राह्मणों को भी कह दो तो वो भी कह के भाई हम भी एससी बन जाते हैं। तो और आप कह रहे हो कि साहब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा जवाब है उनका के साथ है, हम ये जानते हैं कि जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। और उदाहरण दिया उन्होंने तमिल ब्राह्मण्स का। उन्होंने देखिए इनके विरुद्ध इतना सारा वो हुआ और आज देखिए वो पूरे विश्व में छाए हुए। उन्होंने जूस का एग्जाम्पल दिया कि आज यदि जूस विश्व में छाए हुए हैं तो 2000 साल प्रताड़ना झेली है, इस कारण छाए हुए। तो इस तरह की भी कम्युनिटीज हैं। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुना रहा हूँ संजय सर। आज से करीब 20-22 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में कायस्थ समुदाय से किसी एक वकील ने एक रिट दाखिल की। उन्होंने कहा कि साहब हम ब्राह्मणों में नहीं आते, हम क्षत्रियों में नहीं आते, हम वैश्यों में नहीं आते, हमको शूद्र का दर्जा प्रदान किया जाए, हमको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। अब आपको बताऊं, अच्छा यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में कायस्थों की वकीलों की संख्या बड़ी मात्रा में है। सब उसको पीटने के लिए ढूंढ रहे थे। कह रहे थे कि मतलब क्या बकवास रिट कर रहा है, होना कहवाना कुछ नहीं है, वो बकवास कर रहा है और हमको नहीं शामिल होना है। भाई ये कौन है, इसको ढूंढो। पता चला जो वकील साहब थे वो गायब हो गए हाईकोर्ट से। रिट तो खैर डिसमिस होनी थी, हो भी गई। कम्युनिटी का नाम है देवेंद्र कुल वल्लला और वो अभी भी लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको एससी से बाहर नहीं निकाल रहे।
क्योंकि गलत प्रेसिडेंट चला जाएगा। पार्टीज को लगता है कि ये तो बहुत गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा, हमारा जितना भी सारा नैरेटिव बनाया हुआ है वो सब उल्टा हो जाएगा। हालांकि मतलब कायदे से पूछिए तो स्टालिन साहब तुरंत इसका श्रेय ले सकते हैं। देखिए हमने दलितों को इतना उठा दिया कि वो दलित वो एससी कैटेगरी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ही कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट। वैसे कुछ तो ब्राह्मण कम्युनिटीज भी हैं जो ओबीसी में शामिल हैं, आपको पता ही होगा। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कैटेगरी से लोग एससी कैटेगरी में शामिल हैं। एससी नहीं, ओबीसी में। हाँ ओबीसी में, आई एम सॉरी, ओबीसी में शामिल है। अब आप ज्यादा जानते हैं मुझे मालूम है, लेकिन चलिए थोड़ा सा वक्फ के ऊपर चर्चा कर ली जाए साहब। ये वक्फ का जो है शुरू में सभी ने उसके ऊपर खुशी जाहिर की, विरोधी पक्ष ने भी खुशी जाहिर की, और उसके बाद फिर ओवैसी जब से बोला तब से विरोधी पक्ष चुप हो गया। क्या हुआ? वो सब अपनी पीठ थपथपा रहे थे, जबरदस्ती के ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे थे कि जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा ताकत लेके चले आए हैं। वो जब ओवैसी ने सबको नंगा किया, बताया कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे खिलाफ हो रहा है। अब आप इस सोच के देखिए, ओवैसी ने सबसे पहले ये बात कही कि सबसे ज्यादा वक्फ उत्तर प्रदेश में, उसमें केवल 2% रजिस्टर्ड है, 98% नॉन रजिस्टर्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की शर्त को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्फ बाय यूजर को जो खारिज करने वाली बात थी उसको भी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर, देखिए जो सबसे बड़ी बात ओवैसी कह रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को जांच करने से नहीं रोका, ही कैन स्टिल होल्ड अ इंक्वायरी। बस बात इतनी है कि जो फाइनल इंक्वायरी होगी वो ट्राइब्यूनल की होगी, हाईकोर्ट की होगी। ट्राइब्यूनल में हिंदुओं की मतलब गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री पे कोई रोक नहीं है। आप राजस्थान में बैठे हुए हैं और राजस्थान में जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसका जो अध्यक्ष है वो एक हिंदू है, और उसके बाद हाईकोर्ट तक भी जाना है। थर्ड पार्टी राइट भी नहीं क्रिएट होनी है। हकीकत ये कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट ये आज की बात नहीं है, वक्फ को लेकर शुरुआत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जितने जजमेंट आए सब वक्फ के खिलाफ आए। वो है ही इतनी वाहियात चीज की, उसके साथ सपोर्ट में क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं। देखिए ये तो कायदे से मतलब देखिए ये मामला इतना चल भी क्यों गया? ये चल इसलिए गया कि संजीव खन्ना साहब ने इसको एंटरटेन कर लिया, दुनियादारी बातें कर ली। अच्छा, उसके बाद कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब कोई और बेंच सुनेगी। तो क्या आपको इसको एंटरटेन करते समय आपको नहीं पता था कि आप रिटायर होने जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है? क्या उस समय आपको नहीं पता था? उस समय आपने उसको तत्काल एंटरटेन किया, उस पर नोटिस जारी किया, उसमें कुछ एक इंटरिम ऑर्डर्स लगाए, और उसके बाद कह दिया मेरे पास टाइम नहीं, कोई और सुनेगा। हाँ, लेकिन बहुत बुरा हुआ, मैं कहता हूँ वक्फ पे काफी बुरा हुआ इनके साथ में। वक्फ ने किया क्या हंसी सितम। हाँ बताइए, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम। बहुत सही। आइए आज की चर्चा को विराम देते हैं यहीं पर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू हिंद, सर। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।